शिव क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश आर्थिक नीति, जिसमें सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, उपनिवेशवाद के चरण। तो सबसे पहला चरण क्या था, व्यापारिक पूंजीवाद, 1757 से लेकर के 1813 ईस्वी तक। इस समय अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखना था, जिसके तहत उन्होंने यूरोपीय शक्तियों और भारतीय शक्तियों को खत्म कर दिया। तो जब कभी भी मौका मिलता तो पूर्णतः लूटपाट तक करने से नहीं चूकते थे। साथ ही अंग्रेज भारतीय वस्तुओं को खरीद कर इंग्लैंड भेजते थे और मुनाफा कमाते थे। अतः इस प्रकार भारतीयों को भी फायदा होता था और अंग्रेजों को भी। इस दौर में अंग्रेजों ने भारत में कोई मूल चूल परिवर्तन नहीं किया। तो ये था व्यापारिक पूंजीवाद, जो 1757 से 1813 तक चला। दूसरा है औद्योगिक पूंजीवाद। यह 1813 से लेकर के 1860 तक चला। इसमें क्या क्या था, इस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति गति पकड़ रही थी, जिसके कारण तीन परिस्थितियां उत्पन्न हुई। पहला, नए नए उद्योगपति उभर कर सामने आए, जिसका रुख ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के प्रति काफी कड़ा था। अतः ब्रिटिश संसद ने 1813 का चार्टर अधिनियम बनाया, जिसके तहत ब्रिटिश के पूर्वी भागों के साथ व्यापार के एकाधिकार छीन लिए गए और चाय और चीन के साथ एकाधिकार बना रहा, और विनाशकारी आर्थिक नीति को अपनाया गया। क्या था विनाशकारी आर्थिक नीति? यूनिलैटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी, या एक पक्षीय मुक्त व्यापार की नीति, जिसके तहत कोई भी ब्रिटिश उद्योगपति या विश्व का कोई और उद्योगपति भारत में व्यापार कर सकता था, किंतु भारतीय उद्योगपति अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय औद्योगिक इकाइयां तथा कुटीर उद्योग बंद हो गए और भारत एक कृषि प्रधान देश बनकर रह गया। दूसरा क्या था, कंडीशन उत्पन्न हुआ, कच्चे मालों की मांग अत्यधिक बढ़ गई, जिसे पूरा करने के लिए भारत में रेलवे का विकास हुआ। नई सड़कें बनी, रेलवे सड़क व महत्वपूर्ण बंदरगाहों से जोड़ा गया, ताकि तेजी से बढ़ रही कच्चे माल की मांग को पूरा किया जा सके, जिसके कारण भारत में अत्यधिक शोषण हुआ। साथ ही पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ आदि का भी विकास हुआ, जो इतने बड़े तंत्र पर नियंत्रण रखने में सहायक थे। तीसरा कंडीशन क्या हुआ, इंग्लैंड में तैयार हुए वस्तुओं को विक्रय के लिए एक बड़े बाजार की तलाश थी। अतः भारतीय राज्यों का विलय किया गया। साथ ही साथ सामाजिक सुधार, आधुनिक शिक्षा आदि की रूप रंग साथ ही साथ सामाजिक सुधार, आधुनिक शिक्षा आदि की गई, ताकि एक ऐसे वर्ग या बाजार का निर्माण हो सके जो रूप रंग में तो भारतीय हो, किंतु आचार विचार से पूर्णतः अंग्रेज, और यह वर्ग ब्रिटिश वस्तुओं का ग्राहक बन सके। इन परिस्थितियों का प्रभाव यह हुआ कि ब्रिटेन में मशीनों से निर्मित बेहतर व कम कीमतें वाली वस्तुओं से भारतीय वस्तु प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकी और वे बर्बाद हो गए, और भारत एक कृषि प्रधान देश बनकर रह गया। तो ये था हमारा औद्योगिक पूंजीवाद, जो 1813 से 1860 तक चला। अब अगला है वित्तीय पूंजीवाद, जो 1860 के बाद चला। इसमें क्या क्या हुआ आइए देखते हैं। इस दौर में प्राप्त लाभों को सेवा क्षेत्र में निवेश किया गया, क्योंकि इसमें जोखिम कम था। तो साथ ही उन सेवा क्षेत्रों जैसे रेलवे, बैंकिंग आदि का प्रयोग राजस्व प्राप्ति में तेजी लाने के लिए किया। अतः इनका रूप भी शोषणकारी ही था। उदाहरण रेलवे, टी प्लांटेशन, जूट मिल, कोल माइनिंग, शिपिंग एटसेट्रा। साथ ही उपरोक्त वस्तुओं में लगे पूंजी को बचाने के लिए भारतीय प्रशासन को अधिनियमों, नई तकनीकों तथा नीतियों का उपयोग किया। अब इसका मूल्यांकन देखते हैं कि पूंजीवाद के जो चरणों का मूल्यांकन है, या इसको हम उपनिवेशवादी आर्थिक विकास भी कहा जा सकता है इसको। तो इसका मूल्यांकन करते हैं। किसी भी देश के पिछड़े से विकसित होने की प्रक्रिया में एक क्रम आता है, जिसमें पहले व्यापारिक पूंजीवाद, फिर औद्योगिक पूंजीवाद तथा अंत में वित्तीय पूंजीवाद आता है। किंतु अंग्रेजों ने भारत में व्यापारिक पूंजीवाद तो आने दिया,
किंतु व्यवस्था से अर्जित लाभ व प्रयोग भारत में न करके इंग्लैंड में किया। फलस्वरूप इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ और वहीं पर औद्योगिक पूंजीवाद भी आया, किंतु भारत में औद्योगिक पूंजीवाद के नाम पर शोषण, भ्रष्टाचार, लूट आदि आए। तो साथ ही अंतिम पड़ाव विकसित होने के लिए वाले वित्तीय पूंजीवाद का स्वरूप भी शोषणकारी बना दिया। अतः ब्रिटेन ने स्वाभाविक क्रम को बदल दिया। इसलिए भारत के विकास को उपनिवेशवादी आर्थिक विकास कहा जाता है। इस वीडियो में यहीं तक।